हेलो एवरीवन, डीबीएसके इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, इसी के विषय में हमें सीखना है, समझना है, जानना है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग कब किया जाता है, एडवर्ब क्लॉज का मतलब क्या है, एडवर्ब क्लॉज का मतलब के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा की गई। या एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है, और या प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिए गए दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में शर्त, स्थान, समय, ढंग, तुलना, उद्देश्य, विरोध के आधार पर आपस में कोई संबंध हो, वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग टाइम और प्लेस इसके बारे में सीख चुके हैं। आज जो हमें सीखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। आज हमें यही पढ़ना है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यदि दिए गए दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में रीजन के आधार पर, रीजन का मतलब कारण, कारण के आधार पर यदि दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में आपस में कोई संबंध बन रहा है तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब जानना ये जरूरी है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन कौन कौन है। तो इसमें जो पहला कंजक्शन है वो है सिंस, जिसका मतलब होता है चूंकि। दूसरा कंजक्शन है बिकॉज, जिसका मतलब होता है क्योंकि। इन्हीं दोनों कंजक्शन का प्रयोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए किया जाता है। दोनों कंजक्शन जो है रीजन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट होते हैं: सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब। ये तीनों किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होते हैं। तो हम पढ़ के आ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ना, तो एडवर्ब क्लॉज के जितने भी रूप हैं वो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही प्रारंभ होंगे। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए जो प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन है वो सिंस और बिकॉज, इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तब यदि दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस रीजन के आधार पर एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। जैसे वाक्य है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझोगे। पहला वाक्य है द टी इज हॉट। द टी इज हॉट। दूसरा वाक्य है आई कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। अब दोनों सेंटेंस में आपस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के आधार पर कुछ संबंध स्थापित हो रहा है ना, तब इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसी के आधार में बनाएंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए जो प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन है सिंस और बिकॉज, जब इसको हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हो जाएगा आई कैन नॉट ड्रिंक इट बिकॉज द टी इज हॉट। बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता, बिकॉज द टी इज हॉट। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो इट है ये टी के लिए ही आया है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। तो हम इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं ना कि नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। हो जाएगा
I cannot drink the tea because it is hot। बात वही सेम है, लेकिन ये जो दूसरा वाला वाक्य है ये कहने में थोड़ा सा बेहतर है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के आधार पर ही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस थे। इसके बाद दूसरा वाक्य है, दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। ही इज वीक। ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है आई विल टीच हिम। ही इज वीक, आई विल टीच हिम। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। अच्छा देखिए, दोनों में आपस में कोई कारण के आधार पर संबंध स्थापित हो रहा है। सीधी सी बात है, स्थापित हो रहा है। ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है या वह कमज़ोर है। ही विल टीच, आई विल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। जब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये हो जाएगा आई विल टीच हिम बिकॉज। अब आगे का सेंटेंस आप लोग समझ ही गए होंगे। बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमज़ोर है। मैं उसे पढ़ाऊँगा, कारण क्या है? क्योंकि वह कमज़ोर है। अब देखिए, आई विल टीच हिम ये प्रिंसिपल क्लॉज है। बिकॉज ही इज वीक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ रीजन है, अर्थात एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, क्योंकि ये रीजन बता रहा है ना। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब। या हम इसको एडवर्ब के अंतर्गत रखेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि यदि दो अलग अलग दिए गए सिंपल सेंटेंस में शर्त के आधार पर आपस में कोई संबंध बन रहा है तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब बात ये है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन कौन कौन हैं। तो सीधी सी बात है, पहला कंजक्शन है इफ़, जिसका मतलब होता है यदि। दूसरा कंजक्शन है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक डॉट डॉट नहीं। ये दो कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के लिए। इफ भी कंडीशन को ही बताता है और अनलेस भी कंडीशन को ही बताता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप अभी अच्छे से समझ जाओगे। वाक्य है वर्क हार्ड। पहला वाक्य है, सॉरी वर्क की स्पेलिंग गलत होगी, वर्क हार्ड। ये पहला वाक्य हो गया। यू विल गेट सक्सेस। यू विल गेट सक्सेस। ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं।
इनको मिलाकर आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाना। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस के दरमियान में शर्त के आधार पर आपस में संबंध बन रहा है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करोगे। जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड इफ यू वर्क हार्ड, कमा, यू विल गेट सक्सेस। हो गया। आप इसको अनलेस का भी प्रयोग करके बड़े आसानी से बना सकते हो। अनलेस का मतलब होता है जब तक, यहाँ जब तक की रहेगा, माफ़ कीजिएगा भूल गए, जब तक कि नहीं। तो जब हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेस का मतलब ही होता है ना नकारात्मक, इतना ध्यान देना। ये हो जाएगा यू विल नॉट गेट सक्सेस। अब बात आप लोगों की समझ में आ रहेगी। अब आगे का वाक्य आप लोग समझ गए होंगे, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू, बार बार वर्क की स्पेलिंग गलत हो रही है, वर्क हार्ड। यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अब देखिए एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वर्क हार्ड ये इम्परेटिव सेंटेंस में था, यू विल गेट सक्सेस ये सिंपल सेंटेंस में जा नहीं रहे। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर ये इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया है। तो ये बात अच्छे से समझते रहना। इसके बाद नंबर आता है कंपैरिजन का। इसके बाद नंबर आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अर्थात शर्त। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, शर्त बताने वाले जो एडवर्ब हैं या एडवर्ब क्लॉज हैं, यदि उनके आधार पर दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस में कुछ संबंध बन रहा है तो वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन कौन है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है, माफ़ कीजिएगा, तुलना होता है। तो तुलना के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अपेक्षा। एज का यूज़ किया जाता है, ये पॉजिटिव दृष्टिकोण में यूज़ किया जाता है। सो एज का प्रयोग किया जाता है, ये निगेटिव के लिए किया जाता है। डिग्री में आप लोग पढ़े होंगे इसे। देन का प्रयोग किया जाता है, एज का प्रयोग किया जाता है और सो एज का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों कंजक्शन का प्रयोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के लिए किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो जैसे है, सीमा इज ब्यूटीफुल, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा वाक्य है रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल। सीमा इज ब्यूटीफुल, रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल। इन दोनों को मिलाकर हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब देखिए दोनों सेंटेंस के बीच कुछ संबंध है तुलना के आधार पर। सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा सुंदर है, रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल,
रेखा भी उसी के बराबर सुंदर है। तो अब यहाँ पर एज एज का प्रयोग होगा। अब इसको एक पॉजिटिव डिग्री में आप इसके बनाइए, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज ए रेखा। हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा सुंदर है, रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल, रेखा भी उसी के बराबर सुंदर है। तो हम कह सकते हैं ना सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा। अब ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम एडवर्ब के अगले रूप पर चलते हैं। एडवर्ब का अगला रूप है कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट हम नहीं लिख रहे हैं, हम केवल कॉन्ट्रास्ट लिख रहे हैं। ठीक, समझ जाइएगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। विरोध। अब विरोध बताने वाले कंजक्शन कौन कौन हैं? आल्दो डॉट डॉट एट, या दाऊ डॉट डॉट एट। यही दो कंजक्शन हैं विरोध बताने वाले। यदि अलग अलग दिए गए सिंपल सेंटेंस में आपस में कोई विरोध के आधार पर संबंध बन रहा है, वहाँ पर हम आल्दो डॉट डॉट एट, यहाँ भी डॉट डॉट है, यहाँ भी, और या दाओ डॉट डॉट एट, इसका इस्तेमाल करते हैं अर्थात इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिए गए दो अलग अलग दिए गए सेंटेंस में, 2 से 3 भी हो सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं 2 या 2 से अधिक में, जितने भी एडवर्ब के रूप हैं, चाहे एडवर्ब ऑफ मैनर हो, टाइम हो, प्लेस हो, जितने भी 9 प्रकार के बताए गए, उनके आधार पर यदि कोई संबंध बन रहा है तो हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तभी। ठीक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया, हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका क्षेत्र थोड़ा सा लंबा है। तो बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। इस विरोध को बताने वाले जो कंजक्शन है आल्दो डॉट डॉट एट डॉट डॉट, ठीक, या दाओ। तो जैसे एग्जाम्पल है, ही इज पुअर, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ये 2 वाक्य लिखे गए हैं, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। हॉनेस्ट माने ईमानदार, आई होप डिसऑनेस्ट का भी मतलब बेईमान ही होता है। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। जब इसको हम कंबाइन करें, अब देखिए दोनों में कुछ विरोध है। ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह गरीब है। तो जब इसको हम कंबाइन करें, देखिए थोड़ा सा विरोध है, इन दोनों वाक्यों का आपस में विरोध है। विरोध के आधार पर इसे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जब इसको हम बनाएंगे, ये हो जाएगा although he is not, although he is poor,
although he is poor yet फिर भी he is not dishonest, although he is poor yet फिर भी he is not dishonest। देखिए although का मतलब होता है यद्यपि, और yet का मतलब होता है फिर भी। ठीक, वही मतलब दाव का भी होता है। ठीक, ये हो जाए। देखिए अब विरोध है ना, विरोध का भाव दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ही इज पुअर, और दूसरा वाक्य ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो देखिए दोनों वाक्य में विरोध है। ठीक, अब वाक्य की सत्यता पर जाओगे तो कुछ अर्थ दूसरा निकलेगा। जैसे अभी कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विरोध कैसे, ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसका मतलब जो निर्धन होते हैं वो बेईमान होते हैं। लेकिन तो वाक्य की सत्यता पर आप मत जाइए, ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ये हो जाएगा ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य है he work hard, इसका दूसरा वाक्य है he will not get success in the life। ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। अब इनको मिलाकर हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। किसके बेस पर? कॉन्ट्रास्ट, विरोध के बेस पर। तो ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ये वर्कड रहेगा, ही वर्कड हार्ड। ही विल नॉट गेट सक्सेस इन दी लाइफ, और उसे जीवन में सफलता नहीं मिली, उसे जीवन में सफलता he will not get success in the life। माफ कीजिए, यहाँ पर could not लगा लीजिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। he could not get success in the life, he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया, he could not get success in the life, और वह अपने जीवन में सफलता न पा सका। तो अब दोनों में विरोध है ना, कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता ना मिले, तो यही हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हम बनाएंगे हो जाएगा ही, माफ कीजिएगा, although he worked hard, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। अब आगे का सेंटेंस आपके मस्तिष्क में आ ही गया होगा। yet फिर भी, ये जो शेष सेंटेंस बचा आप उसको लिख दीजिए। ही कुड नॉट गेट सक्सेस इन द लाइफ, फिर भी वह जीवन में सफल ना हो सका। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहा। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एडवर्ब के अगले रूप पर। इसके बाद आता है रिजल्ट। इसके बाद नंबर आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट।
परिणाम परिणाम बताने वाले एडवर्ब, अर्थात एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, परिणाम बताने वाले एडवर्ब। तो इसमें भी वही बात है, यदि आपस में कोई संबंध बन रहा है तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का प्रयोग करके बनाएंगे। अब जानना ये है कि एडवर्ब क्लॉज के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन कौन है। तो इसमें जो कंजक्शन हैं है, जो इसमें कंजक्शन वो है सो दैट, इसका मतलब होता है इतना कि, रिजल्ट परिणाम के लिए सो दैट ही प्राय यूज किया जाता है। तो परिणाम बताने वाले जो एडवर्ब क्लॉज हैं उनके लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन में सो दैट, इतना कि। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ और भी तो नहीं है। नहीं और दिया है, लेकिन आपका इतने से ही काम चल जाएगा, इतना ही जानो यही बेहतर है। बेहतर का मतलब ये है कि 99% परिणाम के लिए ही इस्तेमाल ही किया जाता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। सो डैश मतलब इतना कि, जैसे वाक्य दिया गया है रवि इज वेरी ओल्ड, रवि इज वेरी ओल्ड। दूसरा वाक्य है ही कैन नॉट रन इन दी फील्ड। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सो दैट का मतलब ताकि भी होता है, लेकिन उसका एडवर्ब ऑफ पर्पज में यूज किया जाता है। देखिए सो दैट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये पहले सो रहेगा, फिर डॉट डॉट, फिर दैट रहेगा, ठीक, फिर डॉट डॉट, जो ये डॉट का मतलब यहाँ पर सेंटेंस लिखे जाएंगे, ठीक। अब बात आपको अच्छे समझ में आएगी। सो दैट का मतलब इतना कि, तो रवि इज़ वेरी ओल्ड, रवि बहुत बूढ़ा है, बुजुर्ग है। ही कैन नॉट रन इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ नहीं सकता, ठीक। तो इसके आधार पर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो दोनों में देखिए परिणाम का बोध हो रहा ना, इस वाक्य को देखिए, पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य को आप पढ़ेंगे, रवि इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट रन इन द फील्ड। जब इसको हम कंबाइन करेंगे इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये हमारा बन जाएगा रवि। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े होंगे कि इज का वेरी का सो हो जाता है, रवि इज सो ओल्ड, रवि इज सो ओल्ड दैट he cannot run in the field, in the field। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रवि इज सो ओल्ड ए प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही कैन नॉट रन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलते हम एडवर्ब के अगले रूप पर। एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है, वो इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यदि आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी या बात समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करिएगा, इस पर दूसरी वीडियो भी बना दी जाएगी। इसके बाद नंबर आता है पर्पज का। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। दिख रहा है?
पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। देखिए उद्देश्य बताने वाले जो कंजक्शन है वो है सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि, ठीक। इसके बाद आता है लेस्ट, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक, डॉट डॉट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, इसको हम इन ऑर्डर दैट भी कहते हैं, ऐसे इन ऑर्डर दैट, इसका भी मतलब होता है ताकि। ये उद्देश्य बताने वाले आपके कंजक्शन है। अब फिर यहाँ भी वही बात है, यदि अलग अलग सिंपल सेंटेंस में आपस में संबंध बन रहा है ये उद्देश्य के आधार पे, तो हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज के लिए प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन कौन है? सो दैट, और कौन होता है? लेस्ट। और थोड़ा सा और भी ध्यान देना, सो दैट के साथ सब्जेक्ट प्लस में या माइट, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा? मे और माइट। यदि प्रेजेंट टेंस है तो मे, या पास्ट टेंस है तो माइट। और लेस्ट के साथ होता क्या है? लेस्ट के साथ होता सब्जेक्ट प्लस शुड फॉर एवरी कंडीशन, सब्जेक्ट प्लस शुड, इतना ध्यान देना। सो दैट के साथ सब्जेक्ट में और माइट, ये टेंस पर निर्भर करता है, प्रेजेंट है तो में, पास्ट है तो माइट। और लेस्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस शुड, ये प्रत्येक परिस्थिति में ही शुड रहेगा, सेंटेंस कोई भी हो। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज है। जैसे है रवि वर्क्स हार्ड, रवि कठिन परिश्रम करता है। दूसरा वाक्य है ही वांट टू गेट, सेंटेंस में बदल रहा हूं। रवि कठिन परिश्रम करता है, ही वांट्स टू गेट फर्स्ट डिवीजन। He wants to get फर्स्ट डिवीज़न। अब देखिए ये पहला वाक्य है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर यदि संबंध बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो क्या रवि वर्क्स हार्ड, रवि कठिन परिश्रम करता है। ही वांट्स, वह चाहता है, टू गेट फर्स्ट डिवीज़न, वह फर्स्ट डिवीज़न चाहता है। तो ये उसका उद्देश्य क्या है? वह फर्स्ट डिवीज़न चाहता है ना। तो ये हो जाएगा रवि। और एक चीज़ ध्यान देना, पर्पज वाले एडवर्ब में, पर्पज बताने वाले जो एडवर्ब हैं उनमें किसी एक सेंटेंस में वांट जरूर आएगा, WANT, चाहे वो वांट आए चाहे वो वांटेड आए, ठीक, ये निश्चित रूप से आएगा। रवि वर्क्स हार्ड, रवि वर्क्स हार्ड सो दैट, रवि वर्क्स हार्ड सो दैट, रवि कठिन परिश्रम करता है सो दैट, ताकि। अच्छा, किस लिए करता है? अब देखिए सो दैट के साथ सब्जेक्ट में आर माइट, तो ये प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। सो दैट ही मे,
गेट, ही में गेट फर्स्ट डिवीजन। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस पर। जैसे मोहन वेंट टू आगरा। अगला वाक्य भी आप लोगों के दिमाग में आ ही रहा होगा। ही वांटेड टू सी दी ताज। अभी दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं। अब देखिए दोनों में आपस में उद्देश्य के आधार पर कोई संबंध बन रहा है, जाहिर सी बात है बन रहा है। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन वेंट टू आगरा। मोहन आगरा गया, किस लिए गया? अब देखिए वांट या वांटेड आया ना। मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया, किस लिए गया? सो दैट, ताकि ही में सी द ताज, ताकि वह ताज देख सके। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं प्रायः कहता आया हूं कि आपकी समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा यदि आपको कोई समस्या है। समस्या का मसला ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें जो भी कंटेंट है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, यदि आपको इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का त्वरित निदान किया जाएगा। ठीक, हमारा जो लास्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है ढंग, तरीका। अब देखिए मैनर के बेस में संबंध बन रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का यूज करके हम लोग जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैनर बताने वाले जो कंजक्शन हैं एज, एज का मतलब होता है जैसा या जैसे। एज इफ भी होता है, इसका मतलब होता है मानो। इसके साथ हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ध्यान देना। जैसे रमेश वेलकम्ड मी इन अ सर्टेन वे। रमेश वेलकम्ड मी, रमेश ने मेरा स्वागत किया इन अ सर्टेन वे, एक निश्चित तरीके से। और दूसरा वाक्य है I will welcome him, मैं भी उसका स्वागत करूंगा in the same way। मैं भी
उसी तरीके से उसका स्वागत करूँगा। जब अब देखिए दोनों वाक्यों में मैनर के आधार पर कुछ संबंध बन रहा है, तो जाहिर सी बात है एडवर्ब का जो अंतिम रूप है मैनर का ही प्रयोग होगा। देखिए जब ढंग या तरीका अर्थात मैनर के आधार पर संबंध बने तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। देखिए जो एडवर्ब क्लॉज का कार्य है वही एडवर्ब का भी कार्य है। तो एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, ठीक, तो एडवर्ब क्लॉज भी 9 ही प्रकार के ही होंगे, ठीक। जो कार्य एडवर्ब का होता है, एडवर्ब का कार्य क्या है, उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा। संज्ञा, सर्वनाम, इंटरजेक्शन को छोड़कर सबकी विशेषताओं को बतलाना, तो वही कार्य जो है एडवर्ब क्लॉज का भी है। तो देखिए जब इसको हम कंबाइन करेंगे इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हो जाएगा रमेश के वाक्य क्या है, रमेश वेलकम्ड मी इन अ सर्टन वे। रमेश ने मेरा एक निश्चित तरीके से स्वागत किया। आई विल वेलकम हिम इन द सेम वे, मैं भी उसी तरीके से उसका स्वागत करूंगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल डबल हो गया, आई विल वेलकम रमेश एज ही वेलकम्ड मी, एज ही वेलकम्ड मी। आई विल वेलकम रमेश, मैं रमेश का स्वागत करूंगा, एज ही वेलकम्ड मी, जैसा स्वागत उसने मेरा किया है। तो आई विल वेलकम रमेश एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एज ही वेलकम्ड मी, जैसा स्वागत उसने मेरा किया है, ये वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब है। और एडवर्ब में कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक, क्योंकि एज ये ढंग तरीके को बता रहा है, ठीक। तो इस प्रकार जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समाप्त होता है। आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मतलब आंसर दीजिएगा इसका। जैसे है यू विल हैव टू मैरी। दूसरा वाक्य है यू आर ऑलरेडी 30 years old। एक वाक्य और है, वॉक केयरफुल्ली। केयरफुल्ली दूसरा वाक्य है, यू में फॉल डाउन। इनका कॉम्बिनेशन करना है और इनका कॉम्बिनेशन करना है इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन दोनों एक्सरसाइज को आप लोग जो है, इन दोनों एक्सरसाइज को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है यदि आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहीं पर आपका ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो यदि आपको लगे कि आपके काम की चीज़ है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, यदि उनको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।